अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। आज ही ईरान अमेरिका जंग का 24वां रोज है, लेकिन ये जंग अब इस फेज में दाखिल हो चुकी है जहां से ये साफ नजर आ रहा है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ईरान का इस जंग में अब अपर हैंड है। ट्रंप जो कल तक ये ऐलान कर रहा था कि वो 5 रोज तक ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करेगा, उसने साथ में ये भी कहा था कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो इसमें सबसे अहम सवाल इस वक्त जो पूरी दुनिया में उठाया जा रहा है, जिसके ऊपर सवालात पूछे जा रहे हैं कि ऐसी क्या वजह थी जिसके बायस ट्रंप अब खुद रजामंद है कि इसके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। और ट्रंप ने यह भी कहा कि नेतन्याहू भी इसमें आमादगी और खुशी का इजहार कर रहा है। यानी वही ट्रंप जो पहले दिन ये कह रहा था कि अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए उसको, आज वो ये क्यों कह रहा है कि मुज़ाकरात के लिए वो तैयार है और आबनाए हुर्मस पर खामनाई के साथ मिलकर कंट्रोल करेगा। नाज़रीन, ट्रंप दरअसल एक नॉन सीरियस इंसान है। इसकी हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो ये WWE में अदाकारी करता रहा, मॉडलिंग शोज में जजेस रहा, और फिर सबसे बढ़कर कि एप्स्टीन के साथ जिस तरह के इसके ताल्लुकात थे, इसकी दोस्ती थी, रकाबत थी, ये मामला दुनिया से अब ढके छुपे नहीं हैं। आप देखें कि पहले ईरान को इसने 48 घंटों की खुद वार्निंग दी अपनाए हुर्मस खुलाने के लिए, और उसके बाद कल यानी कि सोमवार को स्टॉक एक्सचेंज खुलनी थी। तो सुबह सुबह उठकर जब इसने सूरत हाल देखी, तेल की बढ़ती हुई कीमतें देखी और अपने अमरीकी साथियों की डूबती हुई दौलत देखी, इसराइली साथियों की डूबती हुई दौलत देखी, तो एक बयान दे दिया जी कि 1 हफ्ते के लिए यह हमला मौखर कर दिया गया है, और साथ ही मुज़ाकरात करने वाला एक चूहा भी छोड़ दिया। और आप देखें कि तेल की कीमतों में वक्ती तौर पर कमी आई, लेकिन अब की ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि ट्रंप के चंद घंटों के ऐलान के बाद ही आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर से $100 फी बैरल से भी तजावुज कर चुकी हैं। दूसरा ये जी कि ईरान ने जो इतवार की रात खास तौर पर इसराइल पर मिसाइलों की 74वीं लहर दागी थी उसके द्यूमोना शहर में, और ये मिसाइल इसके न्यूक्लियर साइट्स के करीब शहरी आबादी पर गिरे, और ये मिसाइल इंटरसेप्ट भी नहीं किए जा सके, और दर्जनों इमारतें जमीन बोस हो गई थी। और फिर नेतन्याहू को भी बिल से बाहर आना पड़ा। पहली बार इसने मीडिया के ऊपर आकर उस मुकाम पर खड़े होकर गुफ्तगू की कि ये शाम हम पर बहुत भारी थी, और इसमें 200 के करीब लोग जख्मी होने की तस्दीक इसराइल खुद कर रहा है। अब यहां पर आप सूरत हाल देखें कि इसराइल खुद ईरान से होने वाले नुकसान को पहले दिन से ही छुपाता रहा, लेकिन अब वो तस्वीर और वीडियोस क्यों जारी कर रहा है? पहले हम जानते हैं कि इसने पूरे मुल्क को मीडिया से ब्लैक आउट कर रखा था। अब क्योंकि इनका डिफेंस बाकी नहीं बचा, तो नेतन्याहू अब खुद मीडिया पर आकर दूसरे मुल्कों से मदद की भीख मांग रहा है, बेचारगी का इजहार कर रहा है और बता रहा है कि इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बाकी ईरान ने जो धमकी के जवाब में, ट्रंप की धमकी के जवाब में कहा था कि वो हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा, साथ ही खित्ते के दीगर ममालिक में तवानाई और बिजली के अहदाफ को भी निशाना बनाएगा, और सबसे बढ़कर के अगर अमेरिका या इसराइल के पास ईरान को गिराने या इस रिजीम चेंज का कोई भी मिलिट्री ऑप्शन उसके पास बाकी बचा होता तो इसने कभी कोई वार्निंग नहीं देनी थी, इसने कभी किसी को बताना नहीं था, किसी को बुलाना नहीं था, बगैर बताए इसने वो कर जाना था। अच्छा जी, ट्रंप के मुज़ाकरात के बयान पर ईरान की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया था, वो ईरान ने कल ही ये बता दिया था कि अमेरिका के साथ ना तो डायरेक्ट और ना ही इनडायरेक्ट कोई बात हो रही है, और वो अपने ऊपर किए जाने वाले हर हमले के दिफा के लिए तैयार हैं, और उसने वो तरीकाकार भी बता दिया था। और ईरानी वज़ारत ख़ारजा और पासदारानी इनकलाब के तर्जुमान की जानिब से भी ये बयानात सामने आ चुके हैं कि ट्रंप ईरान के ऊपर हमले के लिए वक़्त ले रहा है और वो इसे मक्कार करार दे रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं दुरुस्त भी लगती है, क्योंकि इस वक्त ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने वाला दिफाई निजाम भी इस पूरे खित्ते में नाकारा हो चुका है। चाहे पेट्रियाट मिसाइल थे, थार्ड मिसाइल थे, आयरन डोम या सीरैम की बात करें, सबकी हवा निकल चुकी है। अच्छा जी, वैसे तो ईरान इन मुज़ाकरात को यानी कि ट्रंप के बयानात को डिनाई कर रहा है, लेकिन बीबीसी ने एक खबर दी है जिसके मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के एक सीनियर ओहदेदार ने यह कहा है कि अमेरिका की जानिब से साल्सों के जरिए वो नकात मसूल हुए हैं जो कि ट्रंप ने कल बताए थे, और वो इनका जायजा भी ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि ईरान ने भी अपने 6 नकात पेश कर दिए हैं, जिनमें वही पुरानी बातें हैं, वही पुराने मुतालबात हैं। सबसे अहम चीज़ ये कि गारंटी दी जाए कि दोबारा ईरान के ऊपर इसराइल या अमेरिका की तरफ से हमला नहीं होगा, और फिर इनके नुकसानात की भी भरपाई की जाए। लेकिन यहाँ एक बात सबसे अहम है कि ट्रंप पर एतबार कौन करेगा, ट्रंप का सालिस कौन बनेगा, क्योंकि ट्रंप के होते हुए सालसी एक बड़ा मुश्किल मरहला है, क्योंकि आज तक ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ झूठ की सियासत की है।
और इसने सिर्फ अपने मुल्क से नहीं बल्कि आलमी ताकतों से भी झूठ बोले हैं। आप अंदाजा लगाएं कि ये वही ट्रंप है जो इस बात पर इलेक्शन जीतकर सदर बना था कि वो अमेरिका की इस पॉलिसी के सख्त खिलाफ है जो दूसरे मुल्कों में जाकर वो जंगें लड़ता है, और इक्तदार में आते ही इसने फिर से एक ऐसी जंग शुरू की जिसकी लपेट में आज पूरी दुनिया आ चुकी है। अब देखें कि ट्रंप ने इक्तदार में आने से पहले अपनी कौम को यह कहा था कि जो बाइडेन इंतजामिया एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक करने से डरती है, लेकिन वो जब इक्तदार में आएगा तो ये फाइल्स वो ओपन कर देगा। लेकिन ट्रंप ने इक्तदार में आने के बाद पूरी कोशिश की कि इस मामले को दबाया जा सके, और एप्स्टीन फाइल्स में फिर जिस शख्स का नाम या जिक्र सबसे ज्यादा आया वो ट्रंप का ही था। तो इस वक्त ट्रंप पर एतबार करने को दुनिया में कोई तैयार नहीं है। आप देख लें कि इसकी वैल्यू जो है वो आलमी तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक जोकर के तौर पर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, जो कि दुनिया को अपनी मिलिट्री ताकत दिखाकर डराता था। और आज ईरान ने इसका सारा गुरूर जो है वो खाक में मिला दिया है। आप देखें कि ईरान के पास है क्या, सिर्फ मिसाइल पावर, ड्रोन पावर, और अगर इसके दिफाई बजट का अमेरिका के साथ मुआवजा करें तो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के मुकाबले में सिर्फ कोई 1 या 2% बनता होगा। लेकिन सिर्फ 24 दिनों की जंग में दुनिया ने वो देखा जो आज तक अमेरिका की तारीख में किसी ने देखा और ना कभी सोचा था। आप देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा नेवल फोर्स, अरबों डॉलर का न्यूक्लियर कैरियर जेराड फोर्ड, जिसके कभी वॉशरूम में आग लग रही है, कभी इसके लॉन्ड्री में आग लग जाती है, और फिर इसे मजबूरन यूनान के साहिल पर वापस जाना पड़ता है मैदान जंग छोड़कर। मतलब ये सुपर पावर थी, इसकी जंग की तैयारी क्या थी? खैर, इसके मुतालिक तज्जियाकार कुछ ये भी कह रहे हैं कि अमरीकी फौजियों ने खुद ये काम किया क्योंकि वो ट्रंप को सीरियस नहीं ले रहे थे और वो इस जंग में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। दूसरा जी, इसका बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन जो कि ईरान के करीब समुद्र में था, ये वहां से दूर जाकर खड़ा हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ ईरान ने 4 मिसाइल छोड़े थे, ड्रोन छोड़े थे। अच्छा जी, वैसे अमेरिका की एक स्ट्रेटजी यही है कि वो मुल्कों को डराने के लिए पहले मुक्का दिखाता था और ये कहता था जी कि मेरे वार कैरियर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ईरान डरा नहीं और ये दोनों कैरियर अब वार जोन से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा जी, बहरीन में ट्रिलियन डॉलर्स का जो रडार सिस्टम था जिसके ऊपर अमेरिका इतराता था, ईरान ने जंग के पहले ही दिनों में फारिग कर दिया। बाकी हम अरब मुल्कों और इसराइल की जो हालत देख रहे हैं कि ईरान के मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इसके पास इंटरसेप्टर ही मौजूद नहीं है। और यहां पर यह भी तो जो तलब बात है कि इतवार को जो इसराइल के शहर दिमोना में ईरान ने मिसाइल फायर किए थे इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के करीब, तब नेतन्याहू ने ये खुद आकर मैदान में कहा था, मीडिया के ऊपर कहा था कि ईरान से मिसाइल फायर होने के 10 मिनट बाद सायरन बजे, जिससे आप इनके सिक्योरिटी सिस्टम का खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ। अभी तक कितने तैयारे गिरे होंगे अमेरिका के, या हिट हुए होंगे या उसका नुकसान हुआ होगा, तो ये 17 तैयारे हैं। और खास तौर पर एक अनटचेबल फाइटर जिसे F-35 जेट कहा जाता है, और इसकी सबसे बड़ी खूबी ही यही बताई जाती थी कि ये नजर नहीं आता, रडार में नहीं आता, लेकिन ईरान ने इसको भी काबू कर लिया है। लेकिन ये किस तरह से काबू किया, ये बड़ी हैरानकुन बात है। ईरान ने जनाब आखिरी बार एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो हासिल किए थे वो रूस से हासिल किए थे 90 की दिहाई में, और ईरान ने इन्हें खुद मॉडिफाई किया है और इसकी स्पीड और एक्यूरेसी ईरान ने खुद बढ़ाई है। और F-35 का हिट होना इस मिसाइल से खास तौर पर एक बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए, क्योंकि अरबों डॉलर उसने इस खास तौर पर F-35 की रिसर्च पर लगाए हैं। और अमेरिका जिसकी इकोनॉमी ही असले की फरोख्त पर टिकी है, इस जंग के बाद अब F-35 को बेचने के लिए अमेरिका को कोई नई कहानी, कोई नया चुटकुला सुनाना पड़ेगा दुनिया को, क्योंकि ये रूस या चाइना ने हिट नहीं किया बल्कि ईरान ने किया है, जिसके पास इनके मुताबिक सिर्फ जंग लड़ने के लिए तीर और तलवार ही बाकी बचे थे। इसके बाद आप ये भी देखें कि जंग के सिर्फ 6 दिन बाद अमेरिका और इसराइल कह रहे थे कि 60%, 80% इनकी मिसाइल पावर कोर लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया है। लेकिन ईरान अब ड्रोन्स पर लतीफे और मिसाइलों पर ट्रंप की तस्वीरें लगाकर इसराइल की तरफ छोड़ रहा है और इसकी वीडियोज और तस्वीरें भी वो जारी कर रहे हैं। तो ये किस तरह की सुपर पावर है? आज और कल रात की बात करें तो ये जंग अभी रुकी नहीं है, क्योंकि ईरान अमेरिका की चालों को खूब समझता है। इसने इसराइल के शहर हाइफा पर भी रात को मिसाइल बरसाए और इसमें एक खातून के हलाक होने की तस्दीक भी हुई है और ये मिसाइल हिट भी हुए हैं। क्योंकि ये कोई सीज फायर नहीं है, ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले सिर्फ 5 दिन के लिए मौखर किए हैं, जंग रोकी नहीं है। बाकी जी, ईरान और इसराइल के मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की अब बात हो रही है, तो इस पर जो भी तक मालूमात मौजूद हैं इस पर भी बात कर लेते हैं।
اس حوالے سے جو سب سے اہم خبر تھی وہ برطانوی ادارے فائنینشیل ٹائمز کی جانب سے دی گئی، اور پھر 4 رپورٹرز جو عالمی آپ کہہ لیں کہ صحافی ہیں وہ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایران اور امریکہ مذاکرات میں ایک اہم کردار ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے داماد پاکستان آئیں اور پاکستان ان مذاکرات کی میزبانی بھی کرے گا۔ اس خبر کے بعد وائٹ ہاؤس نے اب یہ تصدیق کر دی ہے کہ ایران جنگ کے معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ طویل ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے، اور ترجمان وائٹ ہاؤس نے یہ بھی کہا ہے جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی جو ہیں وہ ٹکوف جن کا نام ہے، اور امریکی صدر کے داماد جیرارڈ کشنر کیا اسلام آباد جا رہے ہیں، تو اس پر ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ یہ ایک حساس سفارتی بات چیت ہے اور امریکہ اس معاملے پر میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ لیکن وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے جو سب سے اہم بات کی تصدیق کرتے ہوئے وہ یہ تھی کہ بدلتے ہوئے حالات میں میٹنگز کے بارے میں جو کیا سرائیاں ہیں اس کو اس وقت تک حتمی نہیں سمجھنا چاہیے جب تک وائٹ ہاؤس کی جانب سے کوئی بھی باضابطہ اعلان نہیں ہو جاتا۔ اس پر ابھی تک جو پاکستان کی طرف سے موقف سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر دونوں فریقین یعنی کہ امریکہ اور ایران راضی ہو جاتے ہیں تو پاکستان میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ معاملہ ابھی اگر مگر میں ہے، لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑی سفارتی جیت ضرور ہے، کیونکہ اس جنگ میں کوئی بھی ہارے یا جیتے اس کا جو انجام ہے وہ بہت بھیانک ہے۔ جنگوں کا جو انجام ہوتا ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے، اور صرف ان 24 دنوں میں ہی آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ ایک تو آئل پرائسز ہیں یا ان کی شارٹیج ہے، دنیا افیکٹ ہو رہی ہے اس سے، اور دوسرا کھاد کا جو بحران دنیا میں زراعت کو اپنی جکڑ میں لے رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ باقی آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا یہ توقع کر رہی تھی کہ اگر اس جنگ میں کوئی ثالث ہوگا تو وہ چین ہوگا، روس ہوگا یا کوئی مغربی ملک ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب ضرور ہوں، لیکن فرض کریں کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں بھی ہوتے تو پاکستان کی یہ ایک بہت بڑی سفارتی جیت ضرور ہے، کیونکہ جو کام پیوٹن کے کہنے پر یا چین کے کہنے پر ٹرمپ نے نہیں کیا وہ پاکستان کی ثالثی میں اب ہو رہا ہے۔ باقی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے جی کہ جنگوں کے بعد قوموں اور دنیا کا مستقبل طے ہوتا ہے۔ پاکستان کا اس جنگ میں کردار ابھی تک بہت پازیٹیو رہا ہے، کیونکہ ایک طرف ہم ایران کے ساتھ ایک طویل بارڈر بھی شیئر کرتے ہیں، وہ ہمارا ایک ہمسایہ ملک، دوست ملک اور مسلم ملک بھی ہے، اور دوسری جانب سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہے، اور اس نازک صورتحال میں پاکستان نے ابھی تک بہت اچھا آپ کہہ لیں کہ کھیلا ہے یا رول ادا کیا ہے، اور علی لارجانی شہید ہونے والے ایرانی لیڈر ہوں یا ایرانی صدر ہوں وہ پاکستان کا ابھی تک شکریہ ادا کرتے ہی آئے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں جی کہ ایک اور مزید پاکستانی تیل بردار جہاز جو ہے وہ اپنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے تیار ہے، اس کو اجازت مل چکی ہے، جو کہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ ایران پاکستان کے ساتھ ایک گڈ ریلیشن شپ میں بالکل موجود ہے۔ باقی جنگوں میں قومیں اپنے دوست اور دشمن بھی طے کرتی ہے، جس کی مثال آپ یوں دیکھ لیں کہ کوئی بھی یورپی ملک اس جنگ میں نہیں کودا۔ ٹرمپ اور اسرائیل نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بھرپور کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی تیسرے ملک کو اس جنگ میں پھنسایا جائے، گھسیٹا جائے، لیکن کسی نے حامی نہیں بھری۔ اچھا جی، اب ذرا اس جنگ کو لے کر ایرانیوں کے مورال اور یکجہتی کو دیکھیں، جس نے پوری دنیا کو آج حیران کر رکھا ہے، دنگ کر رکھا ہے۔ روز اسرائیل اور امریکہ کی بمباری ہو رہی ہے ایران کے اوپر، سکول ہوں، مارکیٹس ہوں، رہائشی علاقے ہوں، یہاں تک کہ پانی کے فلٹریشن پلانٹس اور تیل کے ذخائر کو بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن ایرانی فوج کے ساتھ ساتھ ان کی عوام کے حوصلے بھی ایک منٹ کے لیے بھی پست ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کا اندازہ آپ اس تصویر سے لگا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایران کی ایک دکان کے باہر لگا ہوا پوسٹر ہے، جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ دکان سے آپ جتنا مرضی چاہے مال خرید لیں، پیسے جنگ کے بعد دے دیجیے گا۔ یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ایک ماہ گزر جانے کے بعد بھی وہاں کی عوام امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے، ڈٹی ہوئی ہے۔ کوئی دنگا فساد نہیں، کوئی رجیم چینج نہیں، صرف اسی وجہ سے یہ تمام چیزیں نظر نہیں آئیں کہ وہ اپنے ملک پر مسلط کی جانے والی جنگ کے خلاف متحد ہیں، عوام متحد ہیں۔ دوسری طرف آپ اسرائیل کی صورتحال دیکھیں، روز کوئی نہ کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے جس میں اسرائیلی عوام روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم سیف ہیں، ہم پر کوئی میزائل نہیں گرے گا، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیلی ایئرپورٹس کی حالت یہ ہے کہ ملک چھوڑنے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، جہاز کم پڑ گئے ہیں۔
یہ وہی اسرائیلی ہیں جی جو غزہ میں بمباری کے مناظر اپنی بیلکنی سے چائے پیتے ہوئے انجوائے کرتے تھے، لیکن آج اسرائیل میں تباہی کے مناظر دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ یہ منظر پہلے بھی کبھی دیکھے ہوئے ہیں یا دیکھے دیکھے لگتے ہیں، اور یہ منظر آج سے پہلے غزہ میں دنیا نے دیکھے تھے۔ تو یہ بات صرف اتنی سی ہے کہ جب اپنا گھر جلتا ہے تو دوسروں کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اب بھی اسرائیل اور امریکہ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جنگ سے کبھی بھی امن دنیا میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔